22 जनवरी 2004 की सुबह चंडीगढ़ की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में हड़कंप मच जाता है। जेल के अंदर लगे 18 सीसीटीवी कैमरास में से एक भी कैमरा कुछ नहीं दिखा पाया। कोई अलार्म नहीं बजा, किसी गार्ड को कानो कान खबर नहीं हुई। और फिर भी 3 आईएसआई जासूस जो एक चीफ मिनिस्टर की हत्या के आरोप में बंद थे, हवा में गायब हो चुके थे। जब जेल प्रशासन बैरक नंबर 7 की तलाशी लेता है तो जो सामने आता है वो उनके होश उड़ा देता है। एक कैदी की चारपाई के नीचे जमीन में एक गहरा अंधेरा छेद, एक ऐसी टनल जो जेल की 3-3 सिक्योरिटी दीवारों के नीचे से गुजरते हुए सीधा बाहर खुले खेतों में जाकर खुलती थी। सवाल ये था, इतनी लंबी टनल देश की सबसे चौकस जेलों में से एक के भीतर किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी? लेकिन असली कहानी इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि ये टनल किसी एक रात में नहीं खुदी थी। ये 1 साल से भी ज्यादा वक्त की बेहद ठंडे दिमाग से रची गई एक साजिश का नतीजा थी, और इसके तार सरहद पार तक जुड़े हुए थे। कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 1995 से, जब के सीएम चंडीगढ़ के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एक भीषण बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। उनके साथ 16 और लोग भी उसी हमले में अपनी जान गंवा बैठते हैं। जांच में पता चलता है यह कोई मामूली हमला नहीं था, यह एक ह्यूमन बॉम्ब अटैक था। इसे बाबर खालसा नाम के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अंजाम दिया था। इस पूरी साजिश के पीछे जो नाम सबसे ऊपर आता है वह है जगतार सिंह हवारा। पुलिस के मुताबिक हवारा को सरहद पार पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। उसे और उसके 2 साथियों जगतार सिंह तारा और परमजीत सिंह को गिरफ्तार करके चंडीगढ़ की उसी हाई सिक्योरिटी बुरेल जेल में डाल दिया जाता है। अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अब ये परिंदा पर नहीं मार पाएगा। बुरेल जेल उस वक्त नॉर्थ भारत की सबसे महफूज जेलों में गिनी जाती थी। 14-14 फीट ऊंची कंक्रीट की 3-3 सुरक्षा दीवारें, 24 घंटे निगरानी रखते आर्म्ड गार्ड्स, हाई बीम सर्च लाइट्स और हेड काउंट का सख्त रूटीन। इस किले को भेद कर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2004 की वह रात इन कैदियों की भागने की पहली कोशिश नहीं थी। यह उनका तीसरा और सबसे खतरनाक अटेम्प्ट था। पहली बार 1998 में इन्होंने जेल की सबसे पुरानी सीवर लाइंस और खिड़कियों की ग्रिल काटकर निकलने का प्लान बनाया, लेकिन एक गार्ड की अचानक गश्त ने सब बिगाड़ दिया। फिर 2002 में इन्होंने रसोई से राशन की गाड़ियों के जरिए निकलने की गुप्त कोशिश की। दोनों बार पुलिस को भनक तो लगी, सेल्स की तलाशी भी हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा और मामला वहीं दब गया। और शायद यही जेल प्रशासन की सबसे बड़ी भूल हुई। 2 नाकाम कोशिशों के बाद अधिकारियों को लगा कि अब ये कैदी हार मान चुके हैं। हवारा और उसके साथियों का व्यवहार भी अचानक बेहद शांत हो गया। वे ना किसी से झगड़ते, ना कोई शिकायत करते, बल्कि घंटों बैठकर धार्मिक किताबें पढ़ते। गार्ड्स को लगा कि अब ये कैदी अपनी किस्मत स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन यह तो सिर्फ एक पर्दा था। इसके पीछे आज़ादी का रास्ता ढूंढा जा रहा था। जब सीधी कोशिशें बार बार नाकाम हुई तो हवारा और उसके साथियों ने एक बिल्कुल अलग, बेहद धैर्य वाला रास्ता चुना। जमीन के ऊपर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से निकलना। जांच के बाद जो बाद में सामने आया उसने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर के भी होश उड़ा दिए। बैरक नंबर 7 की जिस सेल में हवारा सोता था वहाँ एक पक्का सीमेंटेड प्लेटफॉर्म था, वही उसका बिस्तर। पर असली खेल उसी बिस्तर के नीचे चल रहा था, जहाँ से उसने रात के अंधेरे में खुदाई शुरू की। लेकिन लोहे जैसी सख्त जमीन को सिर्फ नंगे हाथों से तोड़ा नहीं जा सकता था। इसके लिए हवारा ने जेल के अंदर ही एक खामोश मिशन चलाया। मैस में खाना खाने वक्त गार्ड्स की नज़र बचाकर स्टील की चमचे जेब में सरका ली गई। जेल की मेंटेनेंस वर्कशॉप से देसी सुएं और वर्कआउट एरिया से लोहे की छोटी रोड्स बड़ी चालाकी से चुराई गई। कहा जाता है कि जेल के अंदर का सिस्टम भी पूरी तरह साफ नहीं था। हवारा ने अपने बाहर के नेटवर्क की मदद से कुछ निचले स्तर के जेल कर्मचारियों और गार्ड्स को पैसों और लग्जरी चीज़ों की रिश्वत देकर अपने पाले में कर लिया था। यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि कई बार बैरक की चेकिंग ढीली पड़ जाती और खुदाई के औजार और जरूरी सामान सेल नंबर 7 तक आसानी से पहुंच जाते। दिन में वही सीमेंटेड प्लेटफॉर्म सोने के काम आता और रात के सन्नाटे में वही प्लेटफॉर्म सीक्रेट टनल का दरवाजा बन जाता। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द अभी बाकी था। इतनी लंबी टनल से रोज निकलने वाली सैकड़ों किलो मिट्टी का वो क्या करते? अगर एक मुट्ठी मिट्टी भी गार्ड्स की नज़र में आ जाती, पूरा खेल वहीं ख़त्म हो सकता था। दिन में जब जेल में शोर होता, कैदियों की आवाजाही रहती, वे पूरी तरह शांत बैठे रहते। लेकिन जैसे ही आधी रात होती, बुरेल जेल पर सन्नाटा छा जाता तो उनकी असली जंग शुरू हो जाती। एक कैदी नीचे उतरकर चमचों से मिट्टी खोदता, दूसरा उस मिट्टी को कपड़ों और बोरियों में भरता और तीसरा ऊपर पहरा देता। फिर उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला
इसने बाद में पुलिस के भी होश उड़ा दिए। खोदी गई मिट्टी को पानी में घोलकर बैरक के टॉयलेट के फ्लश और गटर में बहा देते। बाकी बची मिट्टी को अपनी जेबों में भरकर जेल के छोटे से बगीचे में टहलते हुए चुपचाप बिखेर देते। और जब कोई गार्ड उनकी सेल का निरीक्षण करने आता तो वे यह कहकर उसे रोक देते कि वे अमृतधारी सिख हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का सेल में प्रवेश करना उनकी पवित्रता भंग करेगा। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जेल स्टाफ हर बार इस बहाने पर चुप रह जाता और वहां से चला जाता। महीने बीतते गए। शुरुआत में यह सिर्फ 2.5 फुट चौड़ा एक गड्ढा था तो सीधा 14 फुट की गहराई तक जाता था। वहाँ से टनल मुड़ती और हॉरिजॉन्टल दिशा में आगे बढ़ने लगती। फिर 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट टनल लगातार लंबी होती चली गई। टनल के भीतर की जिंदगी इसी नरक से कम नहीं थी। टनल के अंदर गुप्त अंधेरा रहता था। रोशनी के लिए चुराई गई छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाते, लेकिन मोमबत्ती जलाने से अंदर की बची कुछ ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म होने लगती। टन इतनी बढ़ जाती कैदियों का दम घुटने लगता। वे बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाते। मानसून और बारिश के दिनों में तो खतरा 10 गुना तक बढ़ जाता। गीली मिट्टी के धंसने का डर हर पल बना रहता। जैसे जैसे टनल 80 फीट के पार पहुंची, जेल के सबसे बाहरी और सबसे मजबूत कंक्रीट की दीवार के ठीक नीचे पहुंच चुके थे। जरा उस टेंशन की कल्पना कीजिए, जहाँ सिर के ठीक ऊपर आर्म्ड गार्ड्स बूट पटकते हुए पहरा दे रहे हों। नीचे सिर्फ 2.5 फुट चौड़ी अंधेरी सुरंग में कैदी अपनी उंगलियों से जमीन खुरच रहा हो। अगर एक भी पत्थर खिसकता और ऊपर की जमीन जरा सी भी धंसती तो वे वहीं जिंदा दफन हो जाते। आखिरकार 21 जनवरी 2004 की वह रात आ जाती है जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था। हर एक महिला के जरिए एक नया मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड पहले ही मंगवाया जा चुका था कि बाहर की दुनिया से संपर्क बना रहे। रात के अंधेरे में आवारा, हरा, ब्यौरा तीनों एक एक करके उस पतली, गंदी और अंधेरी टनल में रेंगने लगे। आ जाता है कि जब वे 50 फुट रेंग चुके थे भी जेल की बिजली 2 बार अचानक गुल हो गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या अंदर बिक चुके गार्ड्स की साजिश का हिस्सा? यह सवाल आज तक एक रहस्य है। टनल का बाहरी सिरा जेल की 4 दीवारी के पार ले खेतों में जाकर खुलता था। जहाँ उसे लकड़ी के एक तख्ते से ढका गया था और उस तख्ते पर गाजर उगाई जा रही थी कि किसी को शक ही ना हो उस जमीन के पीछे क्या छुपा है। ठंडी सुबह 9 कैदी जेल की 4 दीवारी के बाहर खुली हवा में सांस ले रहे थे। लेकिन रुको, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आवारा जेल से निकलते ही दिल्ली के बीचों बीच एक फर्जी नाम से रहने लगा था। उसने अपनी दाढ़ी कटवाई, वेस्टर्न कपड़े पहने और अपने साथ 2 नए मानव बम तैयार कर लिए। उसका अगला टारगेट था देश की राजधानी को दहलाना। सेल की टीमें दिन रात बिना सोए पूरे उत्तर भारत की खाक छान रही थी। इन्हीं कोशिशों के बीच मार्च 2006 में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली के जीटी करनाल रोड के पास एसएसएल की टीम ने एक चोरी की सेंट्रो कार को रोका। मुठभेड़ के बाद जाबाज अफसरों ने रमजीत सिंह ब्योरा को धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर अंदर से 4 किलो घातक RDX और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जगतार सिंह हवारा वो स्पेशल सेल पहले ही धर चुकी थी। ब्योरा से करीब 9 महीने पहले जून 2005 में दिल्ली में हुए धमाकों के साजिश रचने के आरोप में एक ऑपरेशन चलाकर हवारा को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर आप स्पेशल सेल के इस खौफनाक मैनहंट ऑपरेशन और अरेस्ट की पूरी डिटेल स्टोरी देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में 2 लिख कर जरूर बताएं। जय हिंद।